से आ गए हम एक बार, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि ये चैप्टर होने वाला है ख़त्म, और इसका लास्ट जो 10 है, काउंटिंग का 10 ख़त्म होते ही इस चैप्टर का भी 10 आ गया है। और आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए होमवर्क सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे आपके ऐप पे। अगर आप हमारे बैच से और ऐप से जुड़े हुए हैं तो आपके जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें नीट, कंपटीशन एग्जाम सभी के क्वेश्चंस को, बोर्ड के क्वेश्चंस को डाला गया है ताकि आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप ला सके सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि सभी की तैयारी हम करवा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 और L10 चल रहा है, जो कि आज का फिनिशिंग पॉइंट भी है। तो देख लेते हैं क्या है। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। अब हम एंड पे आ गए हैं। निषेचन, निषेचन पूर्व घटनाएं, पश्च घटनाएं, बहुभ्रूणता, असंगजनन, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और देख लेते हैं चैप्टर फ्लो, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बीजांड से बीज बनने में होने वाले कुछ परिवर्तन, ये क्या है अभी आपको बताती हूँ मैं। अनिषेक फलन जो टॉपिक है हमारा, उसके बाद असंगजनन पढ़ना है हमें, असंगजनन के उपयोग या महत्व पढ़ने हैं। उसके बाद हमें बहुभ्रूणता पढ़नी है, और स्व असंगजननता यानी कि क्या होता है, स्व असंगता क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। क्योंकि बताती हूँ अभी ये सब क्या है और ये नए 2 पॉइंट आपको क्यों दिख रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। उसके बाद हम कुछ स्पेशल चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका आपको वेट करना पड़ेगा। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन से संबंधित कुछ रोचक जानकारी पढ़ेंगे हम, जो कि चैप्टर में नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये पूछी जाती है, स्पेशल है। और फिर भी हम बायो के स्टूडेंट हैं तो हमें थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है बीजांड से बीज बनने में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस विच टेक प्लेस इन एन ओव्यूल टू बिकम अ सीड। हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कैसे निषेचन होता है, क्या होता है, क्यों होता है। और बीज जब हमने पढ़ा, एम्ब्रियो पढ़ा, तो ये भी पढ़ते गए कि बीजांड जो होता है यानी ओव्यूल जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या हो जाती है जब भ्रूण बन जाता है, और फिर बीज हम बो देते हैं तो नया पादप बन जाता है, तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ, क्या कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन सी चीज क्या बनती, क्योंकि वो हमने साथ में पढ़ी थी। अब एक टेबल फॉर्म में लेकर आ गई हूं मैं, तो आप इसका अच्छे से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे बीजांड, जब हम ओव्यूल की बात करते हैं तो हमने कहा कि जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो रहा है बीज में कन्वर्ट। मतलब क्या बना लेता है, ये सीड बना लेता है। जो पूरा के पूरा हमारा क्या था, बीजांड था। बीजांड समझ गए ना, ये बीजांड, ठीक है। जो हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा था कि हमेशा कैसा होता है एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। उसके बाद जो बीजांड के अध्यावरण थे यानी बाहर वाली जो संरचना थी, वो बाहरी आवरण यानी कि 2 आपने देखे थे, हमने कहा था कि एंजियोस्पर्म में 2 अध्यावरण होते हैं, बाहरी और आंतरिक। तो बाहरी वाला जो अध्यावरण है वो तो आपका बदलता है टेस्टा में, ठीक है। अध्यावरण किस में बदल गए, अध्यावरण बीज कवच में बदल गए। लेकिन हमने बीज कवच 2 पढ़े हैं, इसलिए बाहरी वाला जो है वो टेस्टा में बदलता है और आंतरिक वाला जो है वो टैगमेन में बदलता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं बीजांड काय क्या था, जो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर था जिसमें बहुत सारी सेल्स थी, भ्रूण कोश बनने से पहले वाली चीज की बात कर रही हूं मैं। तो बीजांड काय जो है वो क्या हो जाता है, प्राय समाप्त हो जाता है और कुछ में पेरिस्पर्मिक बनता है। अब ये पेरिस्पर्मिक क्या है, तो कल वाले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, लास्ट लेक्चर में काली मिर्ची की जो हमने बात की थी, भ्रूणपोष, अभ्रूणपोषी और एक पढ़ा था पेरिस्पर्मिक, कि काली मिर्ची में जो बीजांड काय है वो बीज बनने के बाद तक परसिस्ट करता है, मतलब रहता है। उसी को यहाँ पे क्या बोला है, पेरिस्पर्म। बाकी सभी में क्या हो जाता है, बाकी सभी में तो वो क्या हो जाता है, अपहासित यानी डीजनरेट हो जाता है और न्यूट्रिशन दे देता है भ्रूण को। उसके बाद बीजांड व्रंत क्या था, ये जिससे क्या लगा हुआ था, बीजांड जो है वो किससे लगा हुआ था, बीजांड जो है वो किसके अंदर, अंडाशय के अंदर लगा हुआ रहता है, मतलब कार्पल के अंदर लगा हुआ रहता है, जिसको हमने फ्यूनिकल बोला था, ठीक है। तो बीजांड व्रंत किस में बदलता है, बीजांड व्रंत अथवा या तो नष्ट हो जाएगा या गिर जाता है। कई बार क्या बन जाता है, वो बीज व्रंत बन जाता है, ठीक है। जब आपको बीज देखेंगे आप तो क्या होता है, बीज में
आपको मटर वाला बताया था कि मटर जिस जगह से जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से, तो ये आपका क्या है, ये वही बीजांड व्रंत है जो बाद में क्या बन जाता है, बीज व्रंत यानी सीड फेनिक्यूल बन जाता है या स्टॉक बन जाता है। ठीक है, मटर में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, एक अलग से ही दिखता है। या फिर क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिसमें जुड़े हुए नहीं रहते बीज फ्रूट से, उनमें गिर जाता है। फिर है बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल, जहां पे अध्यावरण नहीं होता है। तो बीजांड द्वार क्या बनाता है, बीजांड द्वार ही रहता है। आपको बताया था मैंने कि सीड में जब सीड बनता है तो हमें 3 छेद नॉर्मली दिखते हैं सीड के अंदर। एक तो जहां से जुड़ा हुआ रहता है, मान लीजिए ये सीड है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक अलग सा स्ट्रक्चर दिखता है जिससे वो जुड़ा हुआ रहता है। साथ में एक छिद्र भी होता है जिससे मैंने बोला था, जिसको माइक्रोपाइलर पोर कहते हैं। तो वो पोर बना रहता है बीज बनने के बाद तक, ताकि बीज को क्या हो, अच्छे से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है गैसियस एक्सचेंज की, वो मिलती रहे। ये हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, बस एक बार आपको समराइज या कंबाइन कर देते हैं ताकि सब एक बोर्ड पे आ जाए, सब एक स्क्रीन पे आ जाए, जो कि अलग अलग बिखरे पड़े। अंड कोशिका का क्या होता है, अंड कोशिका तो निषेचित कर लेगी, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएगी, भ्रूण में। पहले युग्मनज बनेगा फिर भ्रूण बनेगा। उसके बाद ध्रुवीय केंद्रक, जो हमने किस में पढ़े थे, अंड कोशिका तो यहाँ नीचे होती है, ध्रुवीय केंद्रक कहाँ थे, 2 ध्रुवीय केंद्रक थे। उससे क्या हुआ था, त्रिसंलयन हुआ था, और त्रिसंलयन के बाद क्या हुआ था, भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक बनी थी। अब ये सब अगर किसी के ऊपर से जा रहा है तो उसको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा सब में ही बता रही हूँ, बिल्कुल हवाओं में नहीं चल रही, कुछ कुछ बताती जा रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाए। प्रतिमुख कोशिकाएं, जिसको हम एंटीपोडल सेल्स भी कह रहे थे या प्रतिव्यासांत भी कोशिकाएं कह रहे थे, तो ये कोशिकाओं का क्या होता है, ये भी नष्ट हो जाती है और न्यूट्रिशन दे देती है। ये बात भी हमने करी थी कि धीरे धीरे ऊपर और नीचे जो सहकोशिकाएं होती हैं यानी सिनर्जिएट होती हैं, वो डीजनरेट होती जाती हैं और भ्रूण को या युग्मनज को पोषण देती है। सहायक कोशिकाएं एक तो रास्ता दिखाती है और उसके बाद अगर कुछ इनमें बच जाता है कुछ करने लायक, तो वो भी क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएगी। और क्या काम आएंगी ये दोनों, पोषण देंगी, किसको, भ्रूण को। सब तरफ से खाना पीना मिल रहा है इसको, उधर से भ्रूण पोष बना दिया हमने ताकि लो खाओ आराम से ग्रो करो, इधर से ये नष्ट होके भी दे देती है। बीजांडकाय की कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है, जैसे हमने बात करी कि समाप्त हो जाती है। तो सब तरफ से इसको मिल रहा है, मतलब सारे हाथों में इसके लड्डू है, ठीक है। तो ये आपने एक टेबल फॉर्म में देख लिया कि कौन सी चीज क्या बन जाती है। कई बार इसी पे एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ जाता है बोर्ड में, तो आपको दिक्कत नहीं आए इसीलिए आपको करवा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनिषेक फलन। क्योंकि बोर्ड में कई क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आते हैं 2 या 3 नंबर के, कि आपको दे देते हैं निम्नलिखित में से कोई 2 करिए, है ना, या निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो उनमें ये जो टॉपिक है ये बहुत आते हैं, जिसमें पहला है अनिषेक फलन, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या पार्थेनोकार्पी। प्रोसेस को अगर पूछ ले तो पार्थेनोकार्पी, और फ्रूट को क्या कह देंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या है ये, अब वैसे तो नाम से ही वही परिभाषा, मतलब नहीं, एब्सेंस, निषेक यानी निषेचन एब्सेंट है, और फल मतलब फल बन रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, ऐसा फल जो बिना निषेचन के बना है। अभी तक हम जो भी पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ते आए हैं कि निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, फ्रूट में, और जो भ्रूण है, भ्रूण वो किस में परिवर्तित हो जाता है, यानी बीजांड जो है, भ्रूण तो अंदर रहता है, पूरा बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, ये देखिए बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है, ये बात हमने पढ़ी। और अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, पूरा के पूरा फ्रूट में। लेकिन ये कोई अनोखी बात बोल रहा है, क्या कह रहा है कि ऐसा फलन जो बिना निषेचन के हो। अब ये कोई यूनिक बात हो, क्योंकि हम निषेचन इसलिए करा रहे हैं, हमें तो भ्रूण बीज चाहिए ताकि ये संतति आगे बढ़े। तो अधिकांश पुष्पीय पौधों में फल का विकास निषेचन के फलस्वरूप ही होता है, ठीक है, बात समाप्त। लेकिन कुछ यूनिक, सब में मैंने आपको बोला बायो और उससे भी ज्यादा केमिस्ट्री, बिना एक्सेप्शन के तो पॉसिबल नहीं है। कुछ पौधों में ऐसे भी जिनमें फल बिना निषेचन हुए बिना ही विकसित हो सकते हैं।
लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें फल बिना निषेचन हुए ही विकसित हो जाते हैं, मतलब निषेचन तो हुआ ही नहीं, फ्रूट बन गया। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं, तो बताते हैं अभी। बिना निषेचन के बने ऐसे फल अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। केला इसी प्रकार का एक फल है, क्योंकि ये बिना निषेचन के ही बन जाता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था, पपीता का एग्जाम्पल दिया था कि हम जो घरों में पपीता लगाते हैं वो कैसा होता है, फीमेल पपीता होता है। तो फिर आप बोलेंगे कि उसमें फ्रूट कैसे बन जाता है, तो वो ये इनका कमाल है कि पपीता हम मेल वाला तो लाते नहीं है। कैसा पपीता लाते हैं, आप जितने भी आपने घरों में देखे होंगे, कैसे पपीते देखे हैं, सारे फीमेल देखे हैं। ठीक है, जैसे ये पपीते का मैंने आपको बताया, तो पपीता में एक मादा होता है और एक नर पेड़ होता है। तो आप जो घरों में लगाते हैं उसमें हमेशा पपीता लगता है। अगर आप गलती से ये वाला पेड़ ले आए हैं, कई बार ऐसा होता है, मैंने कई लोगों को देखा, बड़े हैरान होते, पपीता लाए, इतना बड़ा हो गया, अभी तक एक भी बार फ्रूट नहीं निकला। तो नहीं निकला है तो भाई वो नर वाला है, इसलिए नहीं निकला, उसमें से फूल बनते हैं। इसमें भी फूल बनते हैं, लेकिन वो फूल बाद में कैसे हो जाते हैं, फल में भी बन जाते हैं। तो हो सकता है कि कहीं वायु, क्योंकि ये वायु परागित होता है पपीता, तो नर जो है वहां से परागकण आ गया हो और मादा निषेचित हो गई हो, दोनों ही चीजें होती है। तो निषेचन के कारण भी पपीता बनता है अगर आसपास या कहीं भी नर पपीता है तो, लेकिन कहीं किलोमीटर तक नर पपीता नहीं है, फिर भी आपके पेड़ पे पपीता लग रहे हैं, इट मीन्स वो कैसे हैं, अनिषेचित हुए हैं, मीन्स पार्थेनोकार्पिक हुए हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से वो बिना निषेचन किस में बदल चुके हैं, फल में बदल चुके हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो केला भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अनिषेक फलन बनने की घटना अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहलाती है या कही जाती है। निषेचक के अभाव के कारण इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, अभी टेबल में पढ़ा कि वो बीजांड होता है, अब उल्टा बीजांड बना रही हूं मैं। ठीक है, बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सैक होती है, उसमें निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज जो है और त्रिसंलयन से भ्रूणकोश बनता है, और बाद में जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो ये पूरा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या भ्रूण भी नहीं बना, त्रिसंलयन भी नहीं हुआ, या कोई ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिसकी वजह से ये पूरा बीज तो बनता नहीं है, लेकिन बाहर वाला जो अंडाशय है, क्योंकि ये कहाँ है, ये अंडाशय कहाँ है, कार्पल में है ना बीजांड, ये पहले पढ़ चुके हैं ना कि स्टिग्मा और अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या लगे होते हैं, ये बीजांड लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं, तो इसी के अंदर भ्रूण होता है। तो ये पूरा के पूरा अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो गया बिना, तो बीज का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि बीज तो तब बनेगा जब निषेचन होगा, और निषेचन हुआ नहीं है। तो इस वाली प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज, इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसमें सीडलेस फ्रूट बनते हैं। जैसे केला, जो एग्जाम्पल यहाँ दिया, केले में आपने कभी सीड्स देखे, नहीं देखे। ग्रेप, अंगूर, हाँ, अब आप बोलेंगे नहीं मैम हमने तो काला वाला खाया, उसमें बीज आते हैं। जो ग्रीन वाले अंगूर हैं वो फ्रूट है, उसमें बीज देखा है आपने, नहीं, क्योंकि वो किससे बना है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, तो ऐसे कई जगहों पे हम नेचुरली भी बनते हैं, लेकिन कई जगह हम इंड्यूस्ड भी करवाते हैं इनको। इंड्यूस कैसे करवाते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, जैसे जिब्रेलिन, पढ़ा होगा आपने 10th वगैरह में, हार्मोन्स होते हैं, ये पादप हार्मोन होते हैं। उसके अलावा ऑक्सिन, इनको हम क्या करते हैं, अप्राकृतिक रूप से यानी आर्टिफिशियली रूप से भी हम कई बार क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पिक करते हैं, क्योंकि हमारे लिए फायदेमंद है। बिना बीज के अंगूर मिल जाए तो बढ़िया है, खा लिया, गुड़ हो गया। ठीक है, केला आराम से गपा लिया, वो बीज होते हैं, जैसे कस्टर्ड एप्पल। अभी मैं आपको बात करूं किसकी, कस्टर्ड एप्पल की। कस्टर्ड एप्पल मतलब सीताफल, है ना। सीताफल अगर आपको खाने को दे, कितना जोर आता है, वो एक एक दाना खाओ और फिर उसमें से वो एक एक बीज थूको, और कितना आलस आता है मुझे तो। मैं कस्टर्ड एप्पल खाती नहीं हूँ कभी, कोई छील के दे दे तो बढ़िया है, मतलब वो बार का निकाल के दे दे, बीज अलग कर दे तो खा लूँ, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो कस्टर्ड एप्पल
खाने में कितना जोर आता है, क्योंकि कितने सारे बीज होते हैं। अगर मैं कोई ऐसा कस्टर्ड एप्पल बना दूं जिसमें बीज ही नहीं हो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पार्थेनोकार्पी से क्या हो रहा है, बीज रहित मिल रहा है हमें, तो मैं एक ऐसा कस्टर्ड एप्पल बना दूं जिसमें बीज ही नहीं हो, तो मस्त चम्मच से जैसे मैंगो खाते हैं निकाल के, ऐसे टीवी में बताते हैं ना, अल्पांसो मैंगो ऐड करते हैं, वैसे ही आप कस्टर्ड ऐसे स्पून भर भर के खाओगे, मजा आएगा कि नहीं। तो आप ट्राई करना, मुझसे तो नहीं हो पाया अपनी जिंदगी में, आप कोशिश करना। वैसे ये क्या होते हैं, कुछ हार्मोन से भी होते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी तक पूरी समझ में नहीं आई है, इसीलिए हम कुछ लिमिट तक ही ऐसे फ्रूट बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये सब जगह सक्सेसफुल है, मतलब हम क्या हर जगह बीज रहित फल प्राप्त कर सकते हैं क्या, सबके बीज रहित बना दे तो क्या होगा, तो फिर पौधा कैसे उगेगा, क्योंकि पौधा उगने का प्रोसेस ही बीज है। सबको तो वो हम कायिक जनन द्वारा बना नहीं सकते, जैसे केला वेला है तो इसको कायिक जनन से हम कर सकते हैं, है ना, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन पड़ा है उसके फॉर्म में कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप जरूर सर्च करना कि क्या हम, वैसे मैंने आपको कस्टर्ड का एग्जांपल इसीलिए दिया है, कुछ इसमें है चीज जो आप ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है, कि फल जो है क्या सब जगह बीज रहित फल सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसका जवाब आपको खुद सोचना होगा, थोड़ा सोचो, 11th पढ़ी है, 12th पढ़ी है, 10th पढ़ी है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें इसमें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है असंग जनन। अब ये क्या है असंग जनन, तो असंग जनन मीन्स एपोप्टोसिस, ये भी एक थोड़ा सा टिपिकली है, कई बच्चे अनिषेक फलन और असंग जनन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है देखते हैं, बिना निषेचन, वो भी बिना निषेचन था कि बीज निर्माण की प्रक्रिया। अरे भाई साहब मैम तो कुछ भी बोलती, कभी कहती बीज बनाना नहीं है, कभी कहती बिना निषेचन के बीज भी बन गया, उसमें कह रही बीज नहीं बनता। तो यही तो नेचर की खूबसूरती है, ठीक है। तो असंग जनन क्या है कि एक तो अनिषेक फलन, वो तो हम करवाते हैं, हमें हमारी जरूरतों के हिसाब से, या प्रकृति तो थोड़े बहुत करती है, लेकिन कई बार प्रकृति में ऐसा होता है कि निषेचन किए बिना भी बीज निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनन। असंग का मतलब बिना साथ है, बिना साथ मतलब निषेचन नहीं हुआ, जब साथ में ही नहीं आया तो निषेचन कैसे हुआ, ठीक है। यह ऐसी प्रक्रिया है, इससे लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ये भी नेचर में होती है, ठीक है, और हम भी करवाते हैं, मीन्स वैज्ञानिक भी करवाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या चाहते हैं हम, लैंगिक जनन को हटाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं भाई लैंगिक जनन को हटाना, तो इसका भी एक रीजन है। देखो हम लैंगिक जनन में एक खासियत है जो हम पढ़ते आए हैं, जो हमने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की जब अंतर पढ़ा था तब आपको बताया था कि लैंगिक जनन में क्या आती है, विभिन्नता आती है। अब कैसी विभिन्नता आती है, तो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनमें एक्सचेंज होता है ना। जो नर और मादा गुणसूत्र जब पास में आते हैं तो उनमें नर के कुछ गुणसूत्र मादा वाले में मिल जाते हैं, मादा के गुणसूत्र नर वाले में चले जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है। पढ़ेंगे अभी हम, या 11th में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं कि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इस क्रॉसिंग ओवर की घटना में क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग हो गई तो जो युग्मनज होगा वो दोनों का मिक्स होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्या होता है, हमारे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो किससे मिलते हैं, हमारे कुछ मम्मी से मिलते हैं, कुछ पापा से मिलते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र यानी, और गुणसूत्र यानी जीन्स, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, जीन्स, और जीन्स किसको डिनोट करते हैं, लक्षणों को। तो हमारे लक्षण उन जैसे हो गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक जो लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था, आपको ध्यान है तो, कृत्रिम संकरण। क्या था इस कृत्रिम संकरण में, कि हम क्या करते हैं, दो वांछित पादपों को या प्लांट्स को लेकर उनके कुछ स्पेशल लक्षणों को मिला के हम एक नई स्पीशीज तैयार कर देते हैं। जैसे गन्ने का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक गन्ने के परागकण दूसरे गन्ने पे मिला के हम कोई नया प्लांट बना लेते हैं जो हमारे फायदेमंद हो, उससे बीज बन गया। तो कृत्रिम संकरण हुआ, उसमें क्या बना, कृत्रिम संकरण के बीज लिए आपने, मतलब आपने रिप्रोडक्शन कराया, निषेचन करवाया कृत्रिम संकरण से और बीज प्राप्त कर लिए। अब उस बीज को आप क्या कर देंगे, बो देंगे। मैंने आपको कहा था मैं आपको नेक्स्ट एक क्लास में इसके बारे में बताऊंगी, तो बस वहीं आ रही हूँ मैं कि वहाँ जो छोड़ दिया था, क्योंकि टॉपिक अब आया है उसका। तो कृत्रिम संकरण कराने के बाद हमने बीज लिए जो हमें चाहिए थे, मतलब मोटा गन्ना, ज्यादा संख्या का गन्ना, लंबा गन्ना, वैसा वाला हमारे पास एक बीज आ गया। उसको हमने जाके खेत में बो दिया।
बो दिया, अब खेत में बोया मतलब खुला छोड़ दिया नेचर में, तो उसमें क्या होगा, लैंगिक जनन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो वो पर परागण और स्वपरागण दोनों के लिए मुक्त हो गया। वहां तो आपने उसको इंड्यूस करवाया था, मतलब आपने जबरदस्ती उसका विपुंसन करके, है ना, यानी कि ई मस्कुलेशन करके और बैगिंग वगैरह की प्रक्रिया से क्या करा था, ये बीज बनाया था संकरण वाला। लेकिन अब वो नेचर में जब इतने सारे गन्ने हैं, तो कहीं से कोई दूसरे गन्ने का जो हम नहीं चाहते हैं, या चाहते हैं, कोई भी हो सकता है, हम नहीं चाहते, मान लो ऐसे गन्ने का पौधा, ऐसे गन्ने का परागकण उस पर उड़ के आ गया, इन संकरित पौधों पे संकरित बीजों को उगा दिया, तो संकरित पौधे हो गए। उन पौधों को क्या बोल रहे हैं अब हम संकरित पौधे बोल रहे हैं, ठीक है। इन संकरित पौधों जब ये नेचर में उगे हुए हैं, तो इनमें क्या घटना हो गई, पर परागण। स्वपरागण हुआ तो ठीक है, लेकिन स्वपरागण तो आपको रोकना, मतलब करवाना पड़ेगा, बैगिंग या विपुंसन। तो एक एक गन्ने पे वापस विपुंसन तो करवाओगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। करोड़ों एकड़ में गन्ना लगा हुआ है, नेचर में खुले, पर परागण हो गया। अब पर परागण हो गया तो मान लो फिर से किसी ऐसे गन्ने का जो परागण है वो इस पे आके गिर गया, जो छोटा है, कम संख्या में और पतला है, तो फिर सारे संकरित बीज जो बीज बनेंगे, इस जनरेशन के जो बीज बनेंगे, जिसको हमने नेचर में खुला छोड़ दिया है, इसके बीज क्या होंगे, लैंगिक जनन हुआ उनमें, क्योंकि नर व मादा मिले, फिर वही क्रॉसिंग ओवर हुआ उनमें, क्योंकि लैंगिक जनन हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, तो जीन मिले होंगे, तो जीन मिल गए, संकरित बीजों की 12 बज गई। अब कुछ रहा नहीं उसमें प्योर लाइन रखना है तो फिर स्वपरागण कराना पड़ेगा, और इतने सारों में हम करा नहीं सकते। तो ऐसी समस्या किसमें आती है, किसानों के सामने आती है कि अगर आपको ये संकरित पौधे बोने हैं तो हर साल आपको नए बीज खरीदने पड़ेंगे। मैंने आपको उस कृत्रिम वाले में बोला था कि किसानों को हर साल नए बीज इन बीजों को काम में नहीं ले सकते, ठीक है। और यही रीज़न मैंने आपको ये बताया था साथ में कि इसीलिए हम 2 विभिन्न स्पीशीज का भी क्या नहीं करवा सकते, जनन नहीं कर सकते, और करवा भी दिया तो वो आगे संतति उत्पन्न नहीं कर पाएगी। ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की थी। तो अभी हम कृत्रिम संकरण की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ये बीज अब काम के नहीं है क्योंकि ये तो मिक्स हो गए। तो ऐसी कंडीशन में ये असंग जनन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया ये लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित करता है, और लैंगिक जनन कब होता है, जब निषेचन होता है, नर व मादा युग्मक मिलेंगे। यहाँ पे मिल ही नहीं रहे, निषेचन हो ही नहीं रहा है, वैसे ही बीज बन रहा है। तो हम ये वाली प्रक्रिया अगर यहाँ पे अपना लें संकरित पौधों में, तो हमें बार बार बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हाइब्रिडाइज बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बनाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है। अभी देखेंगे भी हम लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी अलैंगिक विधि, इसको अलैंगिक विधि भी कह सकते हैं क्योंकि निषेचन नहीं हुआ, नर व मादा युग्मक का मिलना ही तो लैंगिक जनन है, और वो हो नहीं रहा है। बिना युग्मक संलयन, युग्मक संलयन का मतलब नर व मादा युग्मक, भ्रूण का निर्माण भी होता है और असंग जनन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का विकास हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। अब ये जो 2 फोटोग्राफ मैं आपके लिए लिख के आई हूं, कहाँ से, वो क्राइम ब्रांच गोगो बनी फिरती हूँ मैं आजकल एजेंट, ठीक है। तो ये तो है आर्किड, और ये है लाइडोसिया मालदीवा। क्या है ये भाई मालदीवा? इसका तो आपने मैडम सामान्य नाम बताया, इसका साइंटिफिक नेम बता के घुमा रखा है हमको, तो इसका सामान्य नाम भी बता देती हूँ। ये है डबल कोकोनट, इसको डबल कोकोनट बोलते हैं। मतलब कॉमन नेम। क्यों? आप देख रहे हैं कोकोनट देखा है आपने, आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा एक कोकोनट तो ये है और एक कोकोनट ये है ना, लेकिन ये एक ही है, 2 नहीं है, ये ऐसे 2 जुड़े हुए नहीं है। ये इसका क्या है, फल, ठीक है। और ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि पूरे विश्व में, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा सीड अगर आपको पूछ ले तो वो किसका है, सीड और फ्रूट दोनों, बीज भी है, इसी के अंदर बीज है, और बीज भी इतना ही बड़ा है लगभग, मतलब इतना सा चौड़ा, मान लीजिए इतना चौड़ा इसका छिलका होगा, 1-2 इंच का, उसके बाद बीज ही है। तो ये सबसे बड़ा फ्रूट और फल है पूरे
वर्ल्ड में, ठीक है। इसलिए इसको डबल कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है। गूगल है ही, आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे मैम ने तो बताया नहीं, ठीक है। और आर्किड्स क्या है, तो आर्किड्स जो है ये हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आर्किड्स में आपको बताना चाहती थी कि आर्किड्स क्या होते हैं, वायु परागित होते हैं, ठीक है। और ये वायु परागित होते हैं, तो अगर हम आर्किड्स की ऐसी कोई स्पीशीज बनाए, संकरित स्पीशीज, जैसा कि मैंने कहा, तो फिर इसमें तो वो संकरण वाले बीज वही दूषित हो जाएंगे। इसको क्या बोल रहे हैं हम, दूषित होना कह रहे हैं एक तरह से, क्योंकि लैंगिक जन्म, क्योंकि ये तो वायु परागित हो सकते हैं। कहाँ तक रोकोगे आप इसको, ये तो हवा में इधर उधर उड़ के चले जाएंगे। तो ये वाली घटना जो है इनमें भी काम की नहीं है। ये दो चीज जो है चितर इसीलिए लेके आई हूं मैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप। अब है कि असंग जनन कैसे होता है। मैं हमने बोला कि पार्थेनोकार्पी तो नेचुरली होती है, हम करवाते भी हैं हार्मोन से। ये कैसे कैसे हो सकता है, तो पहला जो रीजन है असंग जनन का या एपोमिक्सिस का, वो ये है कि कुछ प्रजातियों में अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के हो जाता है। हमने देखा था कि क्या होता है, गुरु बीजाणु बनता है, गुरु बीजाणु में फिर क्या होता है, डिवीजन होता है, तो तीन कोशिकाएं बनती है, उसमें से 2 डीजेनरेट हो जाती है और 1 गुरु बीजाणु बनती है। गुरु बीजाणु आगे जाके 8 केंद्रक बनाता है, जिसमें से 3 नीचे चली जाती है, ठीक है। अब कहाँ आ गई हूं मैं, ये गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु से हमने देखा था 3 बार इसमें समसूत्र विभाजन होता है और 8 केंद्रक बनते हैं, जिसमें से 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं और 2 केंद्रक में रह जाते हैं। और नीचे वाली कोशिकाएं क्या बनाती है, सहायक कोशिका और अंड कोशिका, जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड होती है। और निभाग की साइड यानी चलेजा की साइड जो होती है वो कैसी होती है, प्रतिव्यांत या प्रतिमुखी कोशिका या कौन सी, एंटीपोडल सेल। तो ये अभी ये कह रहा है कि ये जो अंड कोशिका है जिससे नर युग्मक मिलने वाला है, ये इससे मिला ही नहीं। और ये जो अंड कोशिका है ये क्या हो गई, बिना अर्धसूत्री विभाजन के हो जाती है। मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि गुरु बीजाणु क्या करता है, गुरु बीजाणु कैसे बनता है, गुरु बीजाणु जो होता है बीजांड की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। अभी बताया ना, गुरु बीजाणु से 3 बनते हैं, जिसमें से 1 जो है वो क्या हो जाता है, 1 रहता है वर्किंग, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अगर ये अर्धसूत्री विभाजन पहले हुआ ही नहीं, जो हमने पढ़ा था एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। तो ये गुरु बीजाणु ही अगर अर्धसूत्री विभाजन से नहीं बना, क्योंकि इसके बाद तो सारे समसूत्री है, ये जो 8 केंद्रक बने ये तो समसूत्री से बने होते हैं। फिर से कह रही हूँ, नहीं याद आ रहा पुराना लेक्चर देखो, मैं फिर भी बहुत समझा रही हूँ, वरना मैं यहीं पे रवाना कर देती इसको, ठीक है। लेकिन वही मेरा काम आपको यही क्लियर करना है। तो ये वाले तो सारे एक ही अर्धसूत्री, उसके बाद तो सारे समसूत्री बन होने वाले हैं। तो यहीं पे अगर अर्धसूत्री मिस कर गए, स्टेप मिस कर गए, तो बनने वाली सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, द्विगुणित, क्योंकि बाद में तो सभी क्या हो रहे हैं, समसूत्री हो रहे हैं। यही तो खेल खत्म हो जाता है, यही तो एन बनता है, बाकी तो एन जो समसूत्री विभाजन। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसी द्विगुणित अंड कोशिका। अब ये हमारी जो अंड कोशिका है वो कैसी है, 2n है, होनी कैसी चाहिए थी, n होनी चाहिए थी, यानी अगुणित होनी चाहिए थी, बिना निषेचन के। अब ये बिना निषेचन, क्योंकि इसमें नरयुग्मक मिला ही नहीं, आया ही नहीं नरयुग्मक, नरयुग्मक नहीं आया और ये द्विगुणित थी, तो ये युग्मनज बना के अपने मर्जी से अपने आप को युग्मनज जैसा बिहेव करके भ्रूण बना लेती है, क्योंकि युग्मनज ही भ्रूण बनता है। लेकिन नर युग्मक तो इसमें मिला नहीं होता, ये 2n होती है, ये खुद ही डिवाइड होती है, समसूत्री विभाजन करके भ्रूण बना लेती है, अपने आप को होशियार समझती है, ठीक है। तो ये भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगुणित भ्रूणपोष, कि मान लो यहाँ पे क्या हो गया, वही एमएमसी बनी, एमएमसी से अर्धसूत्री विभाजन भी हो गया और गुरु बीजाणु बना। गुरु बीजाणु में से 3 बने, 3 में से डीजेनरेट हो गए और 1 बना, 1 में समसूत्री विभाजन हुआ और वापस से वही 6 वाली जो 3 ऊपर 3 नीचे और 2 ये कंडीशन पूरी हुई। मतलब अभी तक तो काम सारा संपन्न है। गड़बड़ कहाँ हो गई, किसी कोशिका से बिना निषेचन अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए।
मतलब अगुणित भ्रूणपोष। क्यों अगुणित? क्योंकि ये सब अगुणित है। यहाँ पे पूरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। अंड कोशिका, सहकोशिका, प्रताप सब कैसी होती है? अगुणित ही होती है। अब इनमें से ही कोई कोशिका वो बोले कि ये कर रहा है तो मैं भी अपने आप को युग्मनज मान के भ्रूण विकसित करूं, तो करो फिर। तो ये इनमें से कोई कोशिका क्या कर ले, अगर अपने आप को भ्रूण की तरह बिहेव करे, यानी कि इन्हीं एन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से कैसा भ्रूण बन जाएगा? अगुणित बन रहा है। वहां पे कैसा भ्रूण बनेगा? द्विगुणित ही बनेगा, क्योंकि इधर अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अभी आप बोलोगे ये दोनों सेम है, सेम नहीं है। उधर 2n भ्रूण बन रहा है बिना निषेचन के, इधर n बन रहा है। और इसी वजह से कई जगह पे इसे अनावर्ती मतलब नॉन रिकरेंट टाइप का क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। हम एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं, असंग जनन बोलते हैं। और इसको आवर्ती वाला कहते हैं। अब आवर्ती और अनावर्ती का मतलब क्या हुआ? नॉन रिकरेंट का मतलब बार बार होना। अब ये अगुणित भ्रूण है, अगुणित भ्रूण आगे फिर से कैसे करेगा निषेचन या अर्धसूत्री विभाजन? पहले से ही एन है, तो इसकी संतति तो आगे बढ़ नहीं सकती है। तो बाय चांस बन गया अगर भ्रूण, तो एक पौधा बन जाएगा, मुश्किल से बना तो बना, नहीं तो नहीं भी बने, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर आगे ये कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आगे फिर लैंगिक जनन करना है इसे तो, और लैंगिक जनन करना है तो एन का आधा क्या करेगा? कुछ है ही नहीं। ये वाला रिकरेंट हो सकता है, मतलब हो सकता है कि इसके जो बीज बने वो उग भी जाए और फिर उसमें वही वापस सारा यही प्रोसेस चालू हो जाए, ये वाला मतलब अर्धसूत्री विभाजन, फिर वही अंड कोशिका। तो ये रिकरेंट आवृत्ति वाली, कई बुक्स में ऐसे दे रखा है इसको नाम, आवर्ती और अनावर्ती, तो इसलिए मैंने बता दिया। तीसरा है बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं। बीजांडकाय मतलब ये बीजांड के अंदर ही चीज चल रही थी, है ना, पर बीजांड का नाम नहीं आया तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि भ्रूणपोष और भ्रूण सब बीजांड के अंदर ही होते हैं। ये वाला बीजांड के अंदर हमने देखा था, इसको हम क्या बोल रहे थे? बीजांडकाय बोल रहे थे, है ना। इसी के अंदर से तो क्या निकलती है? एमएमसी निकलती है, मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका निकलती है। इनमें से कोई एक कोशिका अलग हो जाती है। अब इसमें बहुत सारी सेल्स होती है। किसी ने मुझसे कमेंट में ये पूछा भी था कि क्या बीजाणु उत्तक भी इसी की कोशिकाओं को बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्या वो द्विगुणित होती है? शायद श्रेया थी, आई थिंक, है ना, श्रेया ने पूछा था मुझसे। तो श्रेया, ये आपका जवाब है कि ये 2n होती है सारी, और इसी में एक गुरु बीजाणु बनता है जो अर्धसूत्री विभाजन करके करता है। तो ये 2n है। इनमें से कोई कोशिका क्या कर ले? अपने आप को भ्रूण मान ले, वो मैं तो युग्मनज हूं, और क्या बना ले? कुछ कोशिकाएं विभाजन प्रारंभ कर देती है, वह भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है, और यह द्विगुणित कोशिकाएं भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, यहीं से ये सारा प्रोसेस ही खा गए। तो ना तो अर्धसूत्री विभाजन करेंगे ना समसूत्री करेंगे, हम तो डायरेक्ट क्या बना देंगे? भ्रूण बना देंगे। अब इंपॉर्टेंट बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में, ये वाला, इसको तो आवर्ती कह रहे हैं, इसको अनावर्ती कह रहे हैं, नॉन रिकरेंट, इसको भी कुछ कहते हैं, इसको कहते हैं अपस्थानिक असंग जनन। क्यों भाई? अपस्थानिक का नाम बता दो। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस एपोमिक्सिस। एडवेंटिशियस का मतलब, अगर आपने एडवेंटिशियस रूट पढ़ी हो 11th में, वहां से कनेक्ट करती हूँ कि रूट नॉर्मली किससे बनती है? रेडिकल से बनती है, मतलब मूलांकुर से बनती है। लेकिन मूलांकुर के अलावा कोई पार्ट अगर रूट जैसा दिखता है, क्योंकि हमने रूट मॉडिफिकेशन पढ़े हैं कि रूट जैसी बहुत सारी चीजें दिखती है, लेकिन वो रूट नहीं होती, वो स्टोरेज फूड की वजह से ऐसी हो जाती है या हो जाती है। तो रेडिकल के अलावा जब कहीं से बनती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? अपस्थानिक जड़ कह देते हैं। तो ये बीजांड बनना कहाँ से चाहिए था? भ्रूण कोश के अंदर से। यहाँ पे जो भ्रूण कोश बनेगा उसमें से भ्रूण बनना चाहिए था, लेकिन बन कहाँ से रहा है? बीजांडकाय से। तो भ्रूण कोश के अलावा किसी कोशिका से या बीजांडकाय की किसी कोशिका से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को अपस्थानिक असंग जनन कहते हैं। अब कुछ बुक्स क्या करेंगी मैं आपको बताती हूँ। ये तो कंडीशंस है असंग जनन की, वो इनको एक एक नाम दे देंगी, बोल देंगी ये तो प्रकार है भाई, या आपसे ही पूछ ले कि असंग जनन के प्रकार बता दो, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। यही है आवर्ती, अनावर्ती और
अपस्थानिक। अब कहीं में ये दिया ही नहीं है आवर्ती, क्योंकि वही ग्रेजुएशन लेवल का है, पर कुछ बुक होती है ना अपना वो वट दिखाने वाला, जैसे मैं दिखा रही हूँ अभी एक्स्ट्रा नॉलेज, तो वो ऐसी कंडीशन, तो उससे बचाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आप बोलेंगे मैम ने तो ये बताया नहीं, ठीक है। चलिए अब आसंग जनन के उपयोग अभी हमने वैसे डिस्कस कर लिया, कृत्रिम संकरण वाला, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। संकर फलन, संकर फलन मतलब वही कृत्रिम संकरण से जो बीज प्राप्त हुए हैं या जो फल प्राप्त हुए हैं, जो भी किसको भी बोले, संकरण फलन को बोने पर, मतलब इन बीजों को बोने पर, वो जो गन्ना हमने बनाया बोने पर उसमें बने बीज व पौधे चूंकि लैंगिक प्रजनन करते हैं, नेचर में खुले हैं, लैंगिक प्रजनन करेंगे, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, दोबारा नहीं समझा रही। यह जनक गुणों को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब जो हमने वांछित चीज बनाई थी, वांछित चीज बनाई थी हमने, जो वांछित बीज बनाए थे हमने गन्ने के, उनमें क्या हो गया, लैंगिक जनन पड़ गया। अब उनमें क्या होंगे, जनक के गुण नहीं होंगे, दो जनकों के गुण होंगे, मतलब कहीं और से भी वो परागकण आ गए उसमें, तो लैंगिक जनन की वजह से, तो जनक के गुणों का पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब जैसा गन्ना हमने बनाया था, अब जो गन्ने बने हैं संकर बीज के बाद के नेक्स्ट जनरेशन के, वो वैसे नहीं है। इनमें लक्षणों का पृथक्करण हो गया है। पृथक्करण क्यों, वही क्रॉसिंग ओवर से नर और मादा के गुणसूत्र में क्या हो गया है, मिलन हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। लैंगिक प्रजनन में होने वाले आनुवांशिक पुनर्योगन, ये जो होता है क्रॉसिंग ओवर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब एक दूसरे का मिलना, फिर से अरेंज होना, ठीक है। तो के कारण जनक के लक्षणों को संरक्षित नहीं रखा जा सकता। संरक्षित का मतलब कंजर्व नहीं किया जा सकता। ये वैसे जैसे बीज थे हमारे पास, वैसे बीज अब इस जनरेशन में नहीं है, क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया है। और उसी से बचाने के लिए अगर हम ये वाली प्रक्रिया अपना ले संकर बीजों पे या संकर पौधों पे, ये असंग जनन का रास्ता ढूंढ ले हम कि हो कैसे रहा है। वैसे तो तीन चीजें हमने देख ली, लेकिन इसको करवाना, भाई बोलना और कराने में बहुत फर्क है ना। ये तो बारीक बारीक चीजें, बीज इतना सा उसमें से भ्रूण होता है, ये सारी चीजें देखना और ये कैसे नियंत्रित करें, इसको कैसे करवाएं, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है। तो अगर हम ये प्रोसेस अपना ले, कहीं में तो अपनाया जा ही रहा है, तो अपना ले तो हमारी ये वाली जो किसानों को हर साल बीज खरीदने की जो प्रॉब्लम आती है इसमें कृत्रिम संकरण में, वो नहीं करनी पड़ेगी। चलिए अब है नेक्स्ट बहुभ्रूणता। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। बहु मतलब नहीं वो वाली बहु नहीं, भ्रूणता मतलब पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। जब एक से ज्यादा भ्रूण बने, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि एक कार्पल में क्या बनेगा, एक बीज में या एक बीजांड में क्या होगा, एक ही भ्रूण होगा। अगर किसी कार्पल में बहुत सारे, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो पढ़ा था कि बीजांड एक बीजांड में तो एक ही भ्रूण बनेगा, लेकिन अगर किसी अंडाशय में बहुत सारे बीजांड हो, जैसे धतूरे का सेक्शन आपको याद हो एलएस, उसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे बीजांड दिख रहे थे, तब तो बहुत भ्रूण बन सकते हैं। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये एक ही बीजांड के अंदर बहुत सारे भ्रूण बनना, वो प्रोसेस कह रहा है, ठीक है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण, बात समझ में आ गई ना। एक बीज में एक बनता है लेकिन बन नहीं रहा, जब बहुत ज्यादा बन रहा है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है, ठीक है। अनावृत्ति बीज, अनावृत्ति के बीज मतलब जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता बहुतायत से पाई जाती है। एंजियोस्पर्म में इतनी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जिम्नोस्पर्म, क्योंकि हम जो है रिप्रोडक्शन आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया किसके बारे में बढ़ रहे हैं, जनरली एंजियोस्पर्म के बारे में, तो ये चीज एंजियोस्पर्म में कम देखने को मिलती है। पुष्पीय पौधों में सिट्रस, अब जिम्नोस्पर्म में तो ज्यादा पाई जाती है, लेकिन एंजियोस्पर्म के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं, नींबू, संतरा, ऑरेंज, संतरा और ऑरेंज तो एक ही होता है मैडम, हाँ, मौसम्बी, ठीक है। बहुभ्रूणता प्रदर्शित करने वाला प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। इनमें मैक्सिमम पाई जाती है ये बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता के भी, अब जैसे बिना निषेचन के बीज बन रहा है या बिना निषेचन के भ्रूण बन रहा है, वैसे बहुभ्रूणता में भी कोई गोलमाल हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है देखते हैं। चलिए, बहुभ्रूणता अनेक प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, सबके अलग अलग है। वैसे असंग जननता और बहुभ्रूणता की कुछ चीजें आपको सेम लगेगी, जैसे युग्मनज
अवस्था यानी प्राग भ्रूण के विदलन से। पहला क्या हो सकता है, उसमें 3 चीजें पढ़ी कि 3 कारणों से क्या बनता है, असंग जननता हो सकती है। इसके भी कुछ कारण है। पहला ये कि ये जो भ्रूण बन रहा है, अब भ्रूण बनाया था उसमें आपको ध्यान हो, मेरे को ही ध्यान रखना पड़ता है, आप तो ध्यान रखते नहीं हो, ये तो था सस्पेंशन और नीचे क्या बन रहा था, भ्रूण बन रहा था और हमने इसको नाम दिया था प्राक भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो। भ्रूण वाला पढ़ो वीडियो, क्या करूं मैं, नहीं याद आ रहा तो वैसे तो मैंने बना ही दिया है, ठीक है। तो ये युग्मनज जो है वो क्या कर ले, डिवाइड हो जाए, मतलब एक भ्रूण से ये यहीं पे क्या हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, इसको फोटोकॉपी मशीन मिल जाए अचानक और ये डिवाइड हो जाए। तो प्राग भ्रूण के विदलन, विदलन का मतलब होता है कट लगना, है ना। विदलन का मतलब वैसे क्लीवेज होता है इंग्लिश में। तो क्लीवेज क्या होता है कि इसी में से 2 पार्ट हो जाए और 2 भ्रूण अलग अलग हो जाए। ऐसा हमारे साथ भी होता है ह्यूमंस के साथ, ट्विंस वाली जो घटना होती है ना, लेकिन वो हम ह्यूमन वाले में पढ़ेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनिक, जब ट्विंस पैदा होते हैं। तो ट्विंस एक तो सेपरेट पैदा होते हैं, वो तो क्या होता है कि युग्मनज ही जब विभाजन यानी कि जो जाइगोट होता है युग्मनज वो 2 हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है उसमें भी और 2 युग्मनज बनते हैं, लेकिन 2 भ्रूण बन जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है प्रॉपरली वो अलग नहीं हो पाता, तो वो जुड़े हुए भी बनते हैं कई बार। तो वैसा ही इनमें भी हो रहा है कि यही युग्मनज क्या कर ले, भ्रूण बनाने से पहले या भ्रूण बनते वक्त 2 भागों में क्लीवेज हो जाए और 1 या 2 या 3 या 4 जितने भी भ्रूण बना सकता है, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है। भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड का, ये वाली कंडीशन असंग जननता के जैसी है। ये देखो यहाँ पे असंग जनन में हमने क्या बताया था, जो अपस्थानिक भ्रूण के बीजांड काय की कुछ कोशिका है, तो सेम वैसा ही कहाँ हो रहा है, बहुभ्रूणता में भी हो रहा है। बाहर स्थित बीजांड काय वही न्यूक्लियस की किसी द्विगुणित कोशिका, जैसे अब ये किस में होता है वो एग्जाम्पल आ गया, तो वही बीजांड काय मतलब ये बीजांड, फिर से बार बार मैं इसीलिए बना रही हूँ, ये हमारा बीजांड का है जिसको अभी हमने बोला ये न्यूक्लियस होता है। इसमें से कोई कोशिका 2n वाली, क्योंकि अभी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, गुरु बीजाणु नहीं बना, यही में एक कोशिका क्या कर ले, भ्रूण बना ले। और यहाँ पे तो बहुत सारी कोशिकाएं, तो ये भी बना ले, अंदर पता चला नॉर्मल भ्रूण भी बन रहा है, वो भी बन जाए, ये भी बन जाए, इसके साथ साथ दूसरी वो खरबूजे को देखिए, खरबूजा रंग बदलता है, 2-4 और नहीं, मैं भी भ्रूण बनूं, ऐसे में आ जाए तो फिर क्या होगा, बहुभ्रूणता बन जाएगी। कहाँ होता है ये आपको बताया था कि सिट्रस फ्रूट में होता है, जैसे नींबू और संतरे में, ठीक है। अपवाद स्वरूप मतलब नेचुरली ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है बीजांड में 1 से अधिक भ्रूण कोश के विकास में। अब हम बोल रहे हैं कि एक बीजांड में क्या बनता है, सिर्फ एक ही भ्रूण कोश बनता है, एक गुरु बीजाणु से वही 8 केंद्रीय अवस्था बनती है जो भ्रूण कोश, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि भ्रूण कोश ही 2-4 बन जाए, मतलब 8 कोशिकाओं के 3-4 भ्रूण कोश बन गए, तो फिर भ्रूण भी ज्यादा बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन जो कि अपवाद स्वरूप होता है विकास से, अथवा भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त, या फिर वही ये भी असंग जननता वाली सिचुएशन में ही है कि भ्रूण कोश में नॉर्मली तो भ्रूण अंड से बनता है, लेकिन अंडे के अलावा भी या तो सहायक कोशिका या प्रतिव्यांत कोशिका या जो एंटीपोडल सेल्स हैं उनमें से भी कोई भ्रूण बना ले। तो ये वाली एक तो बीजांड वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन, ये आपको असंग जननता से मिलती जुलती दिख रही होगी, 2 कंडीशन, ठीक है। यह अगुणित कोशिका से असंग जनन द्वारा आ ही गया कि असंग जनन हो जाए, उससे भी क्या हो सकती है, पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक है स्व असंग जननता या असंगता। ये क्या है कि मैम आप बोलते हो कि मेरे सारे नोट्स, मेरी सारी क्लासेस में एनसीईआरटी के पीछे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, है ना, होते भी हैं, नोट्स खोल के देख लेना कि एक एक क्वेश्चन को आप मतलब कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक तो बुक में तो सब मिक्स होता है, मेरे आप एक क्वेश्चन को अगर आप ढूंढना चाहो ना नोट्स में तो आपको वो एक हेडिंग के रूप में मिल जाएगा, ये खासियत है। तो एक आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि मैम ये पीछे क्वेश्चन है स्व असंगता, वैसे नोट्स में मैंने लिखा है बता दूं, लेकिन क्लास में नहीं पढ़ाया है, क्यों, अभी पढ़ाने के लिए, फिर बाद में क्या पढ़ाएंगे, कुछ बाकी भी तो रखना है। तो सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, ये हिंदी में इतना समझ नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। इनकॉम्पेबिलिटी, कॉम्पेबिलिटी का मतलब कैपेसिटी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि इनकी कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो ये है कि
हमने स्वपरागण पढ़ा है ना, कई बार स्वपरागण के हमने वो कंडीशंस भी पढ़ी थी और स्वपरागण को रोकने के लिए उपाय भी पढ़े थे। अब ये भी स्वपरागण को एक तरह से प्राकृतिक रूप से रोकने वाली प्रक्रिया भी है और कृत्रिम रूप से रोकने वाली प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है स्व असंगता या स्वबंध्यता, बंध्यता का मतलब स्टेराइल या अनफर्टिलिटी, एक प्रकार की आनुवांशिक प्रक्रिया है, ये नेचुरली हो रही है। ठीक है, हमारा है योगदान, अभी बताऊंगी क्या योगदान है। नेचुरली मतलब जीन से हो रही है, आनुवांशिक का मतलब क्या हो गया, कुछ जीन से रिलेटेड है, मतलब इनके जीन्स में ही ऐसे कोई चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये चीज हो जाती है। अंतःप्रजनन यानी इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का मतलब वही जाति के जीवों में ही होने वाला जनन, दूसरी जाति से नहीं करते, को रोकने का कार्य करती है। मतलब हम तो कह रहे हैं कि जाति के जीव क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि एक जाति सेम जाति है ये भी और दूसरी जाति भी सेम है, मतलब ये भी एक, मैं मान लेती हूँ कि मैंजीफेरा इंडिका है। अब मैं आप बोलेंगी मैम बार बार मैंगो, क्योंकि वो आपका जाना पहचाना नाम है, अभी दो नाम बोल दूंगी तो खराब हो जाएगा। और ये भी इंडिका है, बंद हो गई मैडम इंडिका, तो हम चलाएंगे, कुछ भी बंद नहीं होने देंगे हम। तो ये दोनों एक जाति है, इसमें आप चाहते हो कि जनन हो और होना भी चाहिए क्योंकि स्पीशीज और जीनस दोनों सेम है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं कर रही, जनन नहीं कर रही है, इसके युग्मक दोनों के मिल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनके जीन्स में ऐसे कोई चेंजेस हो गए और यही कारण है कि एक जाति से दूसरी जाति बनती है। जो जाति विकास हम बोलते हैं ना कि कई जातियां अलग अलग जगह पे जाकर उनके रहन सहन की वजह से दूसरी स्पीशीज में यानी जाति में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उनमें जनन होना बंद हो जाता है, ये यहीं से शुरू हो रहा है। इनके जीन में कोई ऐसा परिवर्तन हो गया जिससे इनमें इनब्रीडिंग या जनन की प्रक्रिया खत्म हो गई और यही से हम फिर क्या बोल देते हैं, फिर उस जाति को नया नाम दे देते हैं कि अब ये एक बार 2-3 बार हम करवाएंगे, ऐसे नहीं एक बार नहीं हुआ, वो तो जीन्स की वजह से हो रहा, हो सकता है जीन्स अगली बार कुछ चेंज हो जाए, लेकिन बहुत बार पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता जा रहा है तो फिर हम उसको नई जाति बना देते हैं। ठीक है, इसकी एक स्टोरी है मस्त वाली, इकोलॉजी में आएगी, पढ़ाऊंगी मैं आपको, अभी क्या है इससे रिलेट नहीं कर रही। वो किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यानी वर्तिका समझ गए स्टिग्मा पर, उसी पुष्प या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के परागण का या तो अंकुरण ही रोक देती है, मतलब जाति से में तो क्या होना चाहिए, स्टिग्मा पे या तो उसी पुष्प, द्विलिंगी है तो उसी पुष्प का परागण आ सकता है, या एक लिंगी है और द्विलिंगाश्रयी है, द्विलिंगाश्रयी मतलब नर और मादा पुष्प एक ही पर प्रेजेंट है, तो दूसरे किसी पुष्प से क्या आ जाए, परागकण उस पर आ जाए तो अंकुरण तो होना चाहिए क्योंकि जाति क्या है, सेम है, लेकिन वो नहीं हो पाता, ये कंडीशन हो जाती है, रोक देती है। या पराग नलिका की वृद्धि बाधित हो जाती है, मान लो परागकण आ भी गया, पराग नलिका बन गई, लेकिन ये यहाँ जाके मान लो नष्ट हो गई, आगे बढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसको एक्सेप्ट नहीं करी। मैंने आपको बोला था स्टिग्मा स्वीकृत करती है या अस्वीकृत करती है, एक्सेप्ट करेगी या हटाएगी। तो ये क्यों ऐसा बिहेव कर रही है पागलों जैसा, है ना, पागल की जाति से में तेरे को पता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जीन्स में इसके अंदर केमिकल लोचा हो गया है, ठीक है, इसलिए वृद्धि बाधित कर देती है और इसीलिए ऐसा होता है। स्व असंगता या स्व अनिश्चितता, कोई भी नाम हो सकते हैं, देखो यहाँ 2-3 नाम आ गए, सब ध्यान रखना। बोर्ड वाले क्या है, हमें घनचक्कर बनाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। विशिष्ट जीनों द्वारा, बता दिया जीन से होती है, स्पेशल जीन द्वारा नियंत्रित होती है, हम भी कर सकते हैं, मतलब साइंटिस्ट कर रहे हैं ऐसा कि कई बार आपने स्वपरागण नहीं करवाना है, स्वपरागण को रोकने के तरीकों में भी आ सकता है ये। स्वपरागण को या परपरागण कराने के तरीके, स्वपरागण तो रोकेगा तो करवाएगा क्या, परपरागण, तो परपरागण को तो कराने के तरीके, स्वपरागण को रोकने के तरीके या बाधित करने के तरीकों में भी यह आ सकता है। वो कई बुक्स इसको उसके साथ ही देती है। ठीक है, चलिए अब है मेन, जो मैंने कहा था कि आज हम कुछ नया करने वाले हैं। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड के लिए और आपके सामान्य जीके के लिए, थोड़ी किडनी की कसरत करने के लिए। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा बीज तो देख लिया आपने, बताया ना कौन सा, डबल कोकोनट का।
विश्व का सबसे बड़ा व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर, डायमीटर समझते हैं मैथ्स, मैंने बोला था सारे विषय पढ़ाऊंगी मैं, सब विषय में घुसेगी ये बायो। वृत्त होता है ना सर्कल, उसमें ये तो होती है रेडियस, केंद्र से परिधि तक की दूरी, और दो परिधि के बीच वाला ये जो होता है वो क्या होता है, व्यास होता है ना, जिसको डी बोलते हैं। ये तो रेडियस होती है आधी, तो ठीक है। तो ये कह रहा है उसका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक, बीज को अगर हम सर्कल माने तो उसके यहाँ से एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाला जो व्यास है वो बीज, या यहाँ पे फूल की बात कर रहे हैं तो फूल ले लेते हैं, ठीक है। तो फूल की एक परिधि से दूसरी परिधि का मतलब उसकी चौड़ाई, चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ा फूल विश्व का कौन सा है, रिफ्लेशिया, ठीक है, रिफ्लेशिया है। इसका व्यास लगभग 1 मीटर होता है, 1 मीटर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना अच्छा नहीं है, बदबू आती है इसमें बहुत, आप 2-5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते। इसका भी फोटो बता रही हूँ मैं, ये देखिए, ये इसका जो छेद है ना, पता नहीं इसमें बहुत सारी गैसेस निकलती है और बहुत बदबू आती है। ये देखिए, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक ये 1 मीटर लंबा है। जितना बड़ा फोटो आपको दे रखा है ना उतना मान लो, हाँ ओरिजिनल 1 मीटर आप समझते हैं ना, वो मीटर वाला नापता है ऐसे, तो वो 1 मीटर चौड़ा इसका व्यास है, और ऐसा ही दिखता है ये, और बदबूदार होता है, पर डीओ लगा के जाना देखने जाओ तो। चलिए नेक्स्ट जो है वो है सबसे लंबा पुष्प। अब चौड़ा तो हो गया, लंबे की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे लंबा फूल जो है वो एमोर्फोफेलस का होता है। ये एमोर्फोफेलस मैंने पढ़ाया भी है और बताया था कि ये उस टाइम इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे आगे बताना था, लेकिन मैंने जब कीट परागण पढ़ाया था तो इसका नाम लिया था कि जो अंजीर है, एमोर्फोफेलस है, ये सब कीट परागित होते हैं। ये पढ़ाया हमने किसमें, कीट परागण का मतलब एंडोमोफिलस, ठीक है। तो ये एमोर्फस पाया जाता है और ये सबसे लंबा है, 6 फीट शायद इसकी हाइट है। ये देखिए कितना लंबा है ये, 6 फीट। 6 फीट मतलब मैं तो 5'2" की हूँ, आप देख लो, आप भी 5'2" के होंगे कुछ तो, मेरी तरह कम हाइट वाले बोने। 5'2" मतलब मेरे से भी बड़ा, इसमें तो बहुत छोटा दिख रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वुल्फिया। वुल्फिया का नेम आपने सुना होगा। इसका पुष्प सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। ये रहा वुल्फिया, ये देखो इसके पुष्प। कौन कहते पुष्प है, हम तो इतने दिन से जानवरों के अंडे पड़ते आ रहे हैं, इतने छोटे होते हैं, है ना। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, एक ये पुष्प है इसके भाई, ठीक है, उंगली पे रखे हुए हैं इसने, ये इसके पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। अब ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि लगभग 90% पुष्पीय पौधों में एनाट्रोपस, मैंने आपको बताया था बीजांड 2, वैसे तो बहुत सारे 4-5 प्रकार के होते हैं, वो 11th में आपने पढ़े होंगे, 12th में उनको नहीं पढ़ना है, नीट वगैरह के लिए पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कौन से, एक तो ऑर्थोट्रोपस होते हैं जो सीधे होते हैं ऐसे, जिनका जो है माइक्रोपाइल है ना, माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है और ये चलेजा है और ये वृंत है, वो तीनों एक सीध में होते हैं 180 डिग्री। और एक होते हैं जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, ये वाले, इनको हमने क्या बोला था, एनाट्रोपस बोला था, जिनका बीजांड द्वार और फ्यूनिकल यानी बीजांड वृंत एक पास होता है और वो उधर होते हैं, तो ये थे एनाट्रोपस। तो ये कह रहा है कि 90% एंजियोस्पर्म में बीजांड कैसे होते हैं, एनाट्रोपस होते हैं। ऐसे कंपाइलोट्रोपस भी होते हैं, एम्फीट्रोपस भी होते हैं, हेमीट्रोपस भी होते हैं, सब 11th का सिलेबस है, 11th की क्लास लूँगी तब देख लेना, और कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, तो पढ़ना जरूर। पुष्पों के अध्ययन को एंथेमोलॉजी, अब थोड़ा थोड़ा जीके बढ़ाओ, साइंस ले रहे हो, पता ही नहीं है क्या कौन सी ब्रांचेस होती है। तो एक होती है एंथेमोलॉजी, जिसमें क्या पढ़ा जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अभी जो हमने किया स्टार्टिंग में वो सब क्या था, एंटेमोलॉजी। तो मैम हम साइंटिस्ट बन गए, एंटेमोलॉजी पढ़ रहे हैं। वह फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है, या कार्पोलॉजी कहलाता है। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था, नोट्स में वैसे लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण की जो स्टडी की जाती है उसको पैलेनोलॉजी कहते हैं।
ये सब मैंने नोट्स में हाईलाइटेड करके दे रखे हैं सबकी डेफिनेशन के साथ, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये देखो ये तो रहा आपका, ये तो कंपाइलोट्रोपस है। इसमें क्या होता है बता देती हूँ, अब इतना सारा बता दिया तो। इसमें घोड़े की नाल के शेप का एम्ब्रियो सेक हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका एनाट्रोपस है और ये ऑर्थोट्रोपस है। इसका देखो ये निभाग, ये भ्रूणपोष और ये माइक्रोपाइल। ये बनाया हुआ है सीमेंट से, है ना, ओरिजिनल नहीं है, इतना बड़ा विजार्ड नहीं होता है ये सब। ये ऑर्थोट्रोपस, ये एनाट्रोपस, ये कंपाइलोट्रोपस। इसमें घोड़े की नाल का भ्रूणपोष हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब प्राच का प्रश्न पहला है, निम्न में से अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नुकसानदायक है। ये मैंने आपको बोला था कि ये आप थोड़ा सा सर्च करना, वैसे मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है उसमें। अंगूर में, केले में, ब दोनों में या अनार में, मतलब हम किस में पार्थेनोकार्पी नहीं करा सकते या करवाए तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर कमेंट करें, जैसे मैंने बोला लास्ट में भी कि कमेंट करो, थोड़ा सर्च करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताने ही वाले। तो L9 का जो हमारा क्वेश्चन था, L9 में जो क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से जो है वो कौन सा फॉल्स फ्रूट है, या क्या बोल सकते हैं हम उसको, आभासी फल है, उसका एग्जाम्पल आपको देना था, तो वो है अंजीर। और भी बता देती हूँ, स्ट्रॉबेरी भी उसी में आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंजीर में क्या होता है, अंजीर में जो है मैंने आपको बताया था उसी लेक्चर में, पर आंसर डायरेक्टली नहीं बताया था कि बीच में क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, है ना। यहाँ तो क्या होते हैं, सारे नर पुष्प होते हैं, बाहर क्या होती है, मादा होती है। तो फिर जब पुष्प ही अंदर है तो पुष्प तो अंदर है तो बीज भी अंदर बढ़ेगा, भ्रूण भी अंदर बढ़ेगा और अंडाशय भी अंदर ही होगा, तो ये बाहर से फ्रूट बन रहा है। तो ये जो बाहर वाला है ये इसका वही पुष्पासन या पुष्पावली व्रंत होता है। वैसे अगर आपने पढ़ा हो फिग के बारे में, जो साइकोनस टाइप का फ्रूट है, उसमें ये क्या होता है, इसका इन्फ्लोरेंस है, ये पुष्प क्रम है पूरा, क्योंकि बहुत सारे पुष्प मिले हुए हैं इसमें। उस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ये पूरा के पूरा पुष्प क्रम जो है वो किस में बदल गया है, फ्रूट में बदल गया है, अंजीर में। इसलिए ये एक क्या है, आभासी पुष्प है। इसमें पुष्पासन भी इंक्लूड है, ठीक है, पुष्पासन, रिसेप्टिव बोलो। और स्ट्रॉबेरी में भी ऐसा ही होता है, बताया था मैंने लेक्चर में कि स्ट्रॉबेरी में भी जो पुष्पासन या रिसेप्टिव होता है वो पूरा पूरा किस में बदल जाता है, फ्रूट में। तो ये दोनों आभासी। उसके अलावा हमने पढ़ाई था, क्या पढ़ा था, एप्पल एग्जाम्पल देखा था ना, ठीक है। चलिए, तो इसका आप कमेंट करके आप आंसर बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आंसर आपको मिल ही जाएगा। इसी के साथ हम क्या करते हैं, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और चैप्टर भी फिनिश हो गया है। आपको HW मिल जाएगा ऐप पर, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नीट, जो भी आप कहीं पे भी आए हैं दूसरे एग्ज़ाम्स में, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या आप पास करना चाहते हैं, तो सब के क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिटेल में।